हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं गणित का ब्लूप्रिंट 2021, जो कि अभी अभी तीसरी बार जारी हुआ है 9 मार्च को। तो आज के इस वीडियो में हम 12वीं के गणित के ब्लूप्रिंट को पूरी अच्छे तरह से समझने वाले हैं। मैं आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, एक एक चीज़ में आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से अध्याय हटाया गया है, आपको कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे आएंगे, आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सारी जानकारी A to Z। तो इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो हमें कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो छात्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अध्याय को हटाया गया है। हम सबसे पहले हटाया गया पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने 2 कॉलम बना दिए। पहले कॉलम ने हमें अध्याय का नाम लिखे है और दूसरे कॉलम ने हमने कौन कौन सी विषय वस्तु को हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है, हमने इसका कॉलम बना दी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा पहला पार्ट है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, ठीक है। तो आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक वार्षिक परीक्षा में आपको नहीं पूछे आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फलनों का संयोजन है ना, फलनों को संयोजन वाला टॉपिक को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसके अंत तक कौन कौन से सवाल आते हैं देखा होगा आपने, GOF वाले, FOG वाले सवाल आपको नहीं पढ़ना है। सारे सवालों को उनको छोड़ देना है। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ ही जो आपका प्रतिलोम फलन वाला चैप्टर है ना, टॉपिक है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इससे भी आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। इससे वार्षिक परीक्षा में एक भी अंक का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो सेकंड अध्याय है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। अध्याय का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो दिया गया था ना, आपका सिलेबस हटाया गया वाला रीडू सिलेबस आपका दिया गया था, वह इंग्लिश में दिया गया था। कई छात्र डिमांड कर रहे थे कि हमें हिंदी में बताइए, इसलिए मैं स्पेशली हिंदी में लेकर आया हूँ और हिंदी में लेकर ही आऊँगा। अभी मैं आपके सारे 5 विषय के ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना। PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले सभी सब्जेक्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप सारे वीडियो को देख लेना। तो देखिए, इस अध्याय में से आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है, यह वाले टॉपिक को नहीं करना है। और यह वाला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? जो आपको NCERT की बुक मिली है ना, स्कूल की तरफ से मिलती है NCERT बुक, उसमें आप देखना जो टॉपिक नंबर 2.3 है, इसमें आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। तो यह वाले टॉपिक से रिलेटेड जो भी सारे सवाल है उनको आपको नहीं करना है ना। मैं आपको रेफरेंस भी बता रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक कहाँ मिलेंगे, और रेफरेंस में NCERT बुक का ही दे रहा हूँ। हाँ, आप दूसरी बुक मत देखने लग जाना, आप परीक्षा दिन मत देखने लग जाना, आप कोई दूसरी बुक मत देखने लग जाना। मैं आपको NCERT बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। ये वाला टॉपिक आपको 2.3 में मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका रहता है ना, जो आपकी शुरू में दिया है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको शुरू में दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के रेखांकन, है ना। ग्राफ बनाकर हल करना पड़ता है। तो जिन भी त्रिकोणमितीय फलनों में रेखांकन ग्राफ बनाना पड़ता है, उन सारे सवालों को आपको छोड़ देना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय देखते हैं जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह में सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक नहीं करना है? आपको 2 टॉपिकों को नहीं करना है। पहला टॉपिक है 2 शून्येतर आव्यूह के गुणनफल के रूप में शून्य आव्यूह, है ना। यह वाला टॉपिक आपको नहीं करना है। और यह वाला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? एग्जाम्पल नंबर 15 देखना, है ना। NCERT बुक में आप उदाहरण नंबर 15 देखना। उससे रिलेटेड जो भी सवाल है आपको ना तो प्रश्नावली करना है और ना ही उदाहरण के करना है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपको नहीं करना है। कौन सा टॉपिक है? वह आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। यह वाला टॉपिक आपको नहीं करना है। और यह वाला टॉपिक आपको NCERT बुक की 3.7 वाले नंबर टॉपिक पर मिल जाएगा। तो आपको यह वाला टॉपिक नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय देखते हैं जिसका नाम है सारणिक। तो देखिए, सारणिक में आपको क्या नहीं करना है? सारणिक आपको सारणिकों के गुणधर्म नहीं करना है। और यह वाला टॉपिक आपको बुक के 4.3 नंबर वाले टॉपिक पर मिल जाएगा। इसके बाद संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण, यह वाला टॉपिक भी आपको नहीं करना है। और इससे रिलेटेड सवाल आपको कहाँ मिलेंगे? तो इससे रिलेटेड सवाल आपको प्रश्नावली 4.6 के पहले से लेकर 6वें तक के जितने भी सवाल है, उन सवालों को आपको नहीं करना है। और उससे रिलेटेड सवालों को भी आपको नहीं करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय पर जाते हैं जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। तो देखिए, इसमें आपको जो दिया है रोले का प्रमेय, है ना,
बुक में देखना आपको प्रमेय नंबर 6 पर मिल जाएगा। तो इससे संबंधित जो भी सवाल है आपको उन्हें नहीं करना है। इसके बाद जो माध्यमन प्रमेय से संबंधित जो भी सवाल है उन्हें भी आपको नहीं करना है, और ये बुक में आपको प्रमेय नंबर 7 में मिल जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अध्याय हमारा अपकलज के अनुप्रयोग। तो देखिए इसमें आपको राशियों के परिवर्तन की दर के संबंधित सवाल आपको नहीं करना है, और ये वाले सवाल आपको, ये वाला टॉपिक आपको 6.2 में मिल जाएगा। बुक के 6.2 नंबर वाले टॉपिक पर मिल जाएगा। तो इससे संबंधित आप भी कोई भी सवाल मत करिएगा, इससे वार्षिक परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छा आपका सिलेबस रेड्यूस किया गया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और 2 पार्ट तो आपके हटाई दिए गए हैं, जिससे मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए इसके बाद जो आपका सन्निकटन है ना, सन्निकटन वाला टॉपिक है, इससे संबंधित जो भी सवाल है आप उन्हें नहीं करिएगा, और ये वाली प्रश्नावली आपको 6.5 में मिल जाएगी, है ना। एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी बुक मत समझना। इसके बाद हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट अध्याय है, जिसका नाम क्या है, समाकलन नाम है। समाकलन में देखिए आपको जो याला सूत्र है ना, समाकलन करने में ax² + bx + c × dx, इससे संबंधित जो भी सवाल है आपको उन्हें नहीं करना है। इसके बाद देखिए जो आपका याला सूत्र है, समाकलन ऑफ ax + b करनी में ax² + bx + c × dx, इससे संबंधित भी आपको कोई भी सवाल नहीं करना है। इससे वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए जो आपका कौन सा नहीं करना है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, याले टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी सवाल नहीं करना है। और ये वाला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी बुक की 7.1 नंबर वाले टॉपिक पर मिल जाएगा। तो आपको इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है ना। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका देखिए जो नेक्स्ट अध्याय है, जिसका नाम है समाकलनों के अनुप्रयोग। तो इसमें आपको क्या नहीं करना है, 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, और याले सवाल, इससे संबंधित सवाल आपको प्रश्नावली 8.2 में मिल जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी बुक की 8.2 प्रश्नावली में मिल जाएंगे। ना तो आपको इनके प्रश्नावली सवाल करना है, और ना ही इसके पहले जो आपको उदाहरण दिए इससे संबंधित उदाहरण आपको करना है। इसके बाद देखिए छात्रों, जो आपका अवकल समीकरण वाला अध्याय है, तो इसमें आपको दिए हुए व्यापक हल वाले अपकरण समीकरण के निर्माण से संबंधित जो भी सवाल है आपको उन्हें नहीं करना है, और यह टॉपिक आपको 9.4 नंबर वाले टॉपिक पर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए dx/dy + px = q, इससे संबंधित जो भी सवाल है, कई सारे आपको सवाल दिए हैं। हालांकि काफ़ी सरल एक्सरसाइज थी ये, लेकिन इसे हटा दिया गया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी इजी थी, मैंने खुद ने पढ़ा हूँ, तो आप इन्हें मत करना। इससे संबंधित जो भी सवाल है आप इन्हें नहीं करिएगा। इसके बाद देखिए जो संधि वाला अध्याय है, ये अध्याय संपूर्ण अध्याय विलोपित है, अर्थात इसमें से आपको कुछ भी नहीं करना है। यह पूरा का पूरा पाठ को हटा दिया गया है। इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति को भी पूरा का पूरा हटा दिया है, इसे आपको छोड़ देना है। तो आपको सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति दोनों पार्टों को पूरा का पूरा छोड़ देना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अध्याय क्या है, रैखिक प्रोग्रामन। तो इसमें आपको समस्या का गणितीय सूत्रीकरण से संबंधित जो भी सवाल है, और ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, प्रश्नावली 12.1 में। तो प्रश्नावली 12.1 को आपको पूरी छोड़ देना है, और इसके उदाहरण को भी आपको छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, लेकिन आपको प्रश्नावली 12.2 और उनके उदाहरण को भी करना है ना। इसके बाद देखिए जो प्रायिकता आपका अध्याय है, इसमें आपको यादृच्छिक चर का माध्य वाले सवाल नहीं करना है। यह आपको 13.6.2 वाले टॉपिक नंबर पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यादृच्छिक चर का प्रसरण वाले सवालों को नहीं करना है, और याला टॉपिक आपको 13.6.3 वाले टॉपिक पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको द्विपद बंटन वाले सवालों को भी नहीं करना है, और याला टॉपिक आपको 13.7.2 वाले टॉपिक नंबर पर मिल जाएगा। तो इन तीनों से संबंधित आपको कोई भी सवाल नहीं करना है। अब चलिए मैंने आपको पूरा का पूरा समझा देंगे आपको कौन कौन से अध्याय को रिड्यूस किया गया है, आपको कौन कौन से अध्याय और प्रश्नावली को नहीं पढ़ना है। अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ने से पहले हम छोटे से विस्तार पूर्वक, छोटे से संक्षेप रूप में हम शब्द सीमा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो आपके अतुल लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 2 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि 3 अंक के होते हैं, उनके उत्तर आपको लगभग 75 शब्दों में लिखना है।
इसके बाद जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि लगभग 4 अंक के होते हैं, इनके उत्तर आपको लगभग 120 शब्दों में लिखना है। इसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 5 अंक के होते हैं, इनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। चलिए अब हम ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कौन कौन से अध्याय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे आएंगे और आपको किस प्रकार से प्रश्नों को तैयार करना है और किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। और आखिरी में आपको एक और चीज़ समझाऊंगा कि यदि आप कम अध्यायों को पढ़कर लगभग 50% से ऊपर मार्क्स लाना चाहते हो तो आप कौन कौन से अध्याय को पढ़ सकते हैं, कौन कौन से सरल अध्याय को पढ़ सकते हैं और कौन कौन से कठिन अध्यायों को छोड़ सकते हैं। तो देखिए, जो आपका गणित का पेपर होगा, 12वीं गणित का पेपर कुल 100 अंकों का होगा, अर्थात इसमें पूर्णांक कितने हैं, 100 है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर जो आपकी पहली इकाई है, इकाई 1 का नाम क्या है, संबंध एवं फलन, है ना। इकाई 1 का नाम क्या है, संबंध एवं फलन। इस इकाई में से कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला अध्याय है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, इस अध्याय में से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो 4 अंक का प्रश्न है वह 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस अध्याय में से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, साथ ही में जो 4 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको इनमें 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्न को तैयार नहीं करना है, अर्थात इसमें आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार नहीं करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। तो इस प्रकार से 4 और 2 कितने होगा, 6 अंक यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद देखिएगा छात्र, ध्यान लगाकर समझिएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट अध्याय जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक के प्रश्नों को तैयार करना है। इसमें आपको छोटे और ज़्यादा बड़े प्रश्नों को छोड़ देना है। इसके बाद आप इकाई 2 को देखिएगा। इकाई 2 का नाम क्या है, बीज गणित, है ना। बीज गणित के अंदर टोटल आपके 2 अध्याय आ जाएंगे। तो देखिएगा, इस इकाई में से कुल आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि जो पहला अध्याय है जिसका नाम है आव्यूह काफी सरल अध्याय है ना। तो इसमें आपको कुल 12 अंक के प्रश्न दिए जाएंगे, है ना। तो देखिए, काफ़ी सरल अध्याय है, यदि आप इसे तैयार कर ले तो आप पूरे 12 में से 12 अंक प्राप्त कर ले। तो केवल सूत्र के आधार पर इन्हें सवाल करना पड़ता है, काफ़ी इजी रहते हैं। तो देखिए, इसमें 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंक का एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो लगभग आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें केवल 3 अंक के प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन आप इनके सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना, काफ़ी इजी रहेंगे। इसके बाद देखिएगा, जो आपके सारणिक वाला अध्याय है इसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ना तो इसमें आपको 2 अंक वाले प्रश्नों को तैयार करना है, ना ही 5 अंक वाले बहुत बड़े प्रश्नों को तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका अंक विभाजन किया गया है। इसके बाद देखिएगा, जो महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई है आपकी कक्षा 12वीं की गणित में, जिसका नाम है कलन। इकाई 3 का नाम क्या है, कलन। इसमें से कुल 53 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल इकाई में से। तो इसके अंतर्गत जो आपका पहला अध्याय है जिसका नाम है सांतत्य एवं अल्पकलनीयता, इसमें से कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक और प्रश्न पूछा जाएगा। तो लगभग इसमें भी आपको सारे प्रश्नों को तैयार करना है, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको इसमें तैयारी करना है। इसका देखिएगा, जो आपका सेकंड अध्याय है जिसका नाम है अपकलज के अनुप्रयोग, इसमें से कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने देखा हूँ हर साल के पेपर में और इस वर्ष भी वैसे ही पूछा जाएगा। इसमें आपको 5 खाली स्थान पूछे आएंगे, है ना। इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वे खाली स्थान के रूप में आएंगे। तो आपको इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से कर लेना, काफ़ी ईजी सवाल आते हैं इसके। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपके 3 अंक के प्रश्न है उसके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपकी राशियों के परिवर्तन की दर आ जाती है, कई सारे ऐसे टॉपिक निकल के आ जाते हैं।
इसमें आपको सन्निकट वाले सवालों को नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको भी रिड्यूस सिलेबस में बता दिया था, और राशियों परिवर्तन दर वाले सवालों को भी नहीं करना है, बाकी सारे के सवालों को कर लेना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपका समाकलन वाला अध्याय है इसमें से कुल 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने अक्सर दिखाऊं कि इस अध्याय में से आपके वार्षिक परीक्षा में सही जोड़ियां पूछी जाती है, तो आपको सही जोड़ी अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें कि सही जोड़ी में आपको सूत्र पूछे जाते हैं, है ना, समाकलन वाले आपके सूत्र पूछे जाते हैं। इसके साथ ही 2 अंक के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 अंक का एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करना है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपका समाकलन के अनुप्रयोग वाला अध्याय है इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको छोटे 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्नों को तैयार नहीं करना है, इसमें आपको बड़े वाले प्रश्नों को तैयार करना है। और वैसे सारे इसमें 2 प्रश्न वाली दी जाती है, जो कि सारे बड़े प्रश्न होते हैं, तो आपको इनकी सारी तैयारी करना है, आपको रिड्यूस सिलेबस को नहीं पढ़ना है, ये बात याद रखना। इसका देखिए, इसके अंतर्गत जो 5वां अध्याय जिसका नाम है अवकल समीकरण, इसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न आएगा, आपको वार्षिक परीक्षा में देने को मिल जाएगा। अब देखिएगा, जो इकाई 4 है, इकाई 4 में आपको केवल एक अध्याय दिया गया है, इकाई 4 का नाम है रैखिक प्रोग्रामिंग। इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो इसका पहला अध्याय है रैखिक प्रोग्रामिंग, इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपकी लास्ट इकाई है जिसका नाम है प्रक्रिया, इसके अंतर्गत भी एक ही अध्याय है प्रक्रिया, इसमें से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 अंक का 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी इकाई के अंक विभाजन बता दिया हूँ ना। देखिए, इसमें आपको जो सदिश वाला अध्याय है और जो त्रिविमीय ज्यामिति वाला अध्याय है उसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सारा पार्ट उसे हटा दिया गया है। चलिए छात्रों, हम बात कर लेते हैं कि यदि आप केवल सरल अध्याय को पढ़कर परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक, लगभग 60 अंकों से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से अध्याय को पढ़ना चाहिए और कौन कौन से कठिन अध्यायों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से अध्याय को पढ़ना चाहिए। तो देखिए जो छात्रों, जो आपकी पहली इकाई है, पहली इकाई के अंतर्गत जो दोनों अध्याय दिए आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर 11 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आप इन दोनों का पढ़ लेते हैं। काफ़ी ईजी है, मैंने खुद ने पढ़ाया हूँ, काफ़ी ईजी है ना। इसके बाद देखिएगा छात्रों, जो आपकी आव्यूह वाला अध्याय है, आव्यूह वाला अध्याय को भी आपको पढ़ लेना है। बहुत ही ईजी है, अरे बहुत सरल है, सबसे सरल आव्यूह है, बहुत आसानी से बन जाता है। 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसे कर लेना है। सारणी वाले को आप छोड़ सकते, थोड़े कठिन सवाल रहते हैं, लोगों को उससे बनते नहीं है, काफ़ी सारी समस्या आती है। यदि आप निवेदन करेंगे तो मैं भी आपको इसे समझा दूंगा। इसके बाद देखिए, जो आपके सांतत एवं अवकलनित वाला अध्याय, इसे भी आप कर लेना। इसमें से टोटल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अवकलज के अनुप्रयोग भी कर लेना, काफ़ी इजी अध्याय, इसमें से टोटल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप समाकलन वाले अध्याय को छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें 3 पार्ट दिए गए और 3 पार्ट में से केवल आपके थोड़े से प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा छात्रों, आप समाकलन के अनुप्रयोग वाले अध्याय को भी कर लेना। इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछेंगे, काफ़ी अच्छा अध्याय है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जरूर टिक लगाया हूँ, आप उन अध्याय को कर लेना यदि आप कम अध्याय को पढ़कर काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो। तो इन अध्याय को पढ़कर आप टोटल 52 अंक प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हो, काफ़ी ईजी अध्याय, यदि आप इन अध्याय पढ़ लेते हो तो आप टोटल 52 अंक प्राप्त कर लेते हो। चलिए मैं आपको पूरा समरी समझा देता हूँ कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से कितने प्रश्न पूछाएंगे। तो देखिएगा छात्रों, ध्यान समझिएगा, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ना, जो कि 1 अंक के होते हैं, उसके आपको परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको टोटल 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे यदि आप सही उत्तर देते हो। 2 अंक के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 2 अंक वाले प्रश्नों से 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 3 अंक वाले 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 3 अंक वाले प्रश्नों से टोटल 12 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 4 अंक वाले 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको 4 अंक वाले प्रश्नों से टोटल 28 अंक प्राप्त हो जाएंगे। 5 अंक वाला टोटल आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपको टोटल 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए छात्रों, मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया हूँ, हटाएगा पाठ्यक्रम, सारा ब्लूप्रिंट, कौन कौन से आपको अध्याय को करना है, किस किस को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, किस प्रकार से आपको प्रश्नों की तैयारी करना है,
कौन कौन से सरल अध्याय पढ़कर आप परीक्षा में 50 से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हो और किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है, सारे कुछ मैंने आपको A to Z जानकारी दे दिया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा। साथ ही में अपने जो भी स्कूल में आपके जितने भी क्लास में फ्रेंड है सभी छात्रों को शेयर कर देना वीडियो, ताकि हमें थोड़ी मदद मिल सके। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।